नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका चैनल पर। और आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेट एवं जेआरएफ पर। नेट यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, एक ऐसा एग्ज़ाम जो एक साथ देश भर में होता है और अलग अलग विषय में ये एग्ज़ाम लिया और दिया जाता है। इसका एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाली जो एजेंसी है वो है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इससे पहले ये एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड के हाथ में था और उससे पहले ये यूजीसी स्वयं कंडक्ट करवाती थी। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत ही ये एग्ज़ाम का आयोजन किया जाता है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप और नेट असल में है क्या? अगर आप इसको एग्ज़ाम को पास करते हैं तो इसके फ़ायदे क्या हैं? क्या आप इसको पास करने के बाद क्या तरक्की आपको मिल सकती है, फिर क्या एक इतिहास आप रच सकते हैं? इस बारे में थोड़ी मोटा मोटी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो कि ये कि नेट का जो एग्ज़ाम है वो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, जून और दिसंबर में। कोरोना के कारण थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, बाकी हर वर्ष प्रतिवर्ष ये जून या फिर दिसंबर जनवरी में आयोजित होता आया है और 2 बार आयोजित होता है। सबसे बड़ी बात यह कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती। ये एक बढ़िया अवसर आपके लिए है, आर्ट्स के लिए। और मैं जो बात कर रहा हूँ नेट के एग्ज़ाम की, वो सिर्फ आर्ट्स के विषय जो भी हैं, जितने भी इसमें शामिल है। वैसे यह परीक्षा सभी संकाय के लिए, जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस है, तीनों के लिए होती है। इसके अलावा भी जितने भी विषय हैं, जो भी जिसमें मैनेजमेंट भी आ गए हैं, फिर डॉक्टर के जितने भी विषय हैं, सब में ये नेट का एग्ज़ाम होता है। अगर इसके हम बात करें इसके सिलेबस की, तो जो सिलेबस है उसमें पहले शुरुआती दौर में इसके 3 पेपर होते थे। जो सामान्य ज्ञान विज्ञान का पेपर है वो अलग होता था, और उसके बाद जो सब्जेक्ट के पेपर है वो 2 होते थे, फर्स्ट सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सिर्फ एक ही पेपर होता है। जब से एनटीए के हाथों में ये गया है, एक पेपर ही होता है जो 150 नंबर का होता है, और उसमें भी वो भी ऑनलाइन, पहले ये ऑफलाइन हुआ करता था। अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान विज्ञान की, तो रीजनिंग और जो मेंटल एबिलिटी, वो पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन इसमें होते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं, फिर कंप्यूटर और राजनीति और उस समय के जो करंट के जो मुद्दे होते हैं वो मिला करके एक पेपर बनाया जाता है, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके फर्स्ट पेपर का हिस्सा था पहले, लेकिन अब इसमें ही शामिल है। तो 50 क्वेश्चन है और 50 ही करने होते हैं। फिर सब्जेक्ट की बात करें तो 100 विषय सब्जेक्ट से हो सकते हैं, वो कोई सी भी सब्जेक्ट इसमें शामिल हो सकती है, जैसे कि हिंदी हो सकती है, इतिहास, भूगोल या फिर इकोनॉमिक्स। जो भी सब्जेक्ट आपकी रहेगी वो सब्जेक्ट इसमें शामिल होगी। इस प्रकार से सब्जेक्ट और सामान्य ज्ञान विज्ञान दोनों को मिला करके 150 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 300 नंबर का पेपर होगा। अब हम इसमें बात करें कि एग्ज़ाम कब होता है, मैंने जैसे कि बताया दिसंबर और जून में, और हमने बात की सिलेबस पर। अब ये भी बताया कि परीक्षा सभी संकाय में होती है, तो क्या इसके लिए योग्यता है कि आप नेट के एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि एमए। अगर आप किसी भी विषय में एमए कर लेते हैं तो नेट का एग्ज़ाम देने के लिए इजिबल यानी कि योग्यता आपके पास आ जाती है। एसटी, एससी या फिर आप ओबीसी से हैं तो आपके एमए में 50% होना अनिवार्य है, और अगर आप जनरल से हैं तो 55% होना अनिवार्य है, या इसकी शर्त है। यानी कि एमए में आपके पास ये चीज़ क्राइटेरिया जो है वो होना ही चाहिए। और अगर आप आरक्षण में आते हैं, यानी कि आप आरक्षण का लाभ उठाते हैं, तो 50% के साथ आपकी एमए पास होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी नेट और जेआरएफ में अमूमन फ़र्क क्या है। असल में नेट कब होती है और जेआरएफ कब होती है, अगर हम इसकी बात करें तो नेट की, मान लीजिए मैं अगर एग्जांपल दूं कि अगर नेट के एग्ज़ाम जो आपने दिया उसकी मेरिट अगर 50% पे गई है उस समय जब आपने दिया, तो 55 के तकरीबन जेआरएफ की जाती है। एक ही एग्ज़ाम होता दोनों का, लेकिन दोनों की सीटें अलग अलग होने से नेट अगर 50% पे, या फिर आपने 50% बना लिए हैं तो आपकी नेट हो जाएगी, और अगर आपने 55% बना लिए हैं तो आप नेट जेआरएफ हो जाएंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जेआरएफ पर कि असल में ये जेआरएफ क्या है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप का सीधा सीधा सा मतलब है कि पहले तो अपन बात करते हैं थोड़ी सी फेलोशिप और स्कॉलरशिप पर। जब अगर कभी आप स्कूल में या फिर कॉलेज के दरमियान भी जब आप पढ़े होंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलती रही होगी। तो क्या फ़र्क है फेलोशिप और स्कॉलरशिप में, दोनों में क्या मोटा मोटा अंतर क्या है? तो जो फेलोशिप होती है वो एक अध्येतावृत्ति है, और जो स्कॉलरशिप है वो छात्रवृत्ति है। स्कॉलरशिप को आप भली भांति जानते हैं और समझते हैं। तो बात करते हैं अपन कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो जो स्कॉलरशिप है
वो आपको इसलिए दी जाती है क्योंकि स्कूल के दौरान या फिर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं या फिर आप उस कैटेगरी में आते हैं, ST SC OBC वालों को, जो अगर वो BPL में आते हैं तो ही उनको स्कॉलरशिप मिलती है। वो इसलिए दी जाती है कि आप गरीब हैं, आपका परिवार आपकी स्कूल की जो विद्याधन की जो के बीच का जो समय है या फिर उसको कह सकते हैं अपन की जो आर्थिक अभाव के कारण आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो सरकार एक तरह से आपको मदद करती है कि आप पढ़ने में रुचि लें, हम आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं यानी कि छात्रवृत्ति दे रहे हैं। जबकि फेलोशिप इसलिए आपको दी जाती है कि आप इसके काबिल हैं, आपने नेट JRF करके एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, इसलिए सरकार ये चाहती है कि आप शोध करें और इस क्षेत्र में जिस भी विषय में आपने ये पास किया है उस क्षेत्र में आगे से आगे और कार्य करके इतिहास में या फिर साहित्य में या फिर समाज में अपना नाम रोशन करें और कुछ शोध ग्रंथ प्रकाशित करें। इसलिए ये स्कॉलरशिप अपने फेलोशिप आपको दी जाती है। कितनी मिलती है? तो फेलोशिप आप मान के चलिए कि जब आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के हकदार हो जाते हैं तो ये मिलती है 32,000 33,000 से लगा करके 40,000 के बीच में, क्योंकि अमूमन जब आप नॉर्मली PhD एंट्रेंस में पास करके जब आप PhD में अपना एडमिशन करवा लेते हैं तो ये मिलनी शुरू हो जाती है और ये प्रत्येक महीने मिलती है। हर महीने आपको आपके बैंक अकाउंट में UGC ट्रांसफ़र करती है और ये मिलती है आपको 35 से लगा करके 40 के बीच में, क्योंकि 2 साल के बाद आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल जाती है। तो ये मान के चलिए कि 32-33 हज़ार से लगा करके 40,000 के बीच में हर महीने ये आपके खाते में आती है और ये लगातार 5 सालों तक मिलती है, क्योंकि कम से कम जो PhD का जो समय है। और एक और बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको तभी मिलेगी जब आप उसके हकदार भी हैं और उसके बाद आपने नेट JRF करने के बाद किसी भी जो यूनिवर्सिटी है उसमें PhD में एडमिशन ले लिया है, यानी कि PhD में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। घर बैठे बैठे ये स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी, किसी न किसी महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय से आपको PhD ज्वाइन करनी पड़ेगी, उसके उपरांत ही आपको मिलेगी। तो पहली बात तो ये हो गई कि इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप नेट JRF कर चुके होते हैं तो आपको थोड़ा सा एक रिलैक्स मिल जाता है, क्योंकि सरकारी नौकरी हर किसी के किस्मत में नहीं है। और अगर आप किस्मत बनाना भी चाहते हैं अपनी, तो कम से कम एक तरह से आर्थिक लाभ आपको होने लगे, जिससे आप टेंशन में नहीं रहे, तनाव में नहीं रहे और एक अच्छी तैयारी कर सकें। तो उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन है कि आप नेट JRF करके किसी PhD के रूप में शोधार्थी बन जाएं और फिर एक तैयारी करते रहें साथ में अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। इसके अलावा एक और है कि जब भी प्राइवेट कॉलेज हैं जितने भी, या फिर ये जो अभी फ़िलहाल विद्या संबल जो योजना है जो महाविद्यालय में भी चल रही है, और किसी प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आप जाएंगे तो वो पढ़ाने के लिए अगर आप रुचि रखते हैं पढ़ाने में, तो वो हो सकता है कि आपसे नेट मांगे क्या, क्योंकि UGC का जो एक नियम कानून है उसके अनुसार आपको कि नेट होना अनिवार्य है किसी भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने के लिए। और UGC की गाइडलाइन के अनुसार कम से कम जो वेतनमान है, जो सैलरी आपको मिलेगी किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, वो 18,000 रुपये है। यानी कि आपको 18,000 रुपये मिलेंगे पढ़ाने के प्रत्येक महीने। तो ये भी एक तरह से अर्निंग हो गई आपकी, आर्थिक लाभ आपको मिल सकता है नेट करने के बाद। तो ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। बाकी PhD में जैसा कि मैंने बताया, PhD में जब आप दाखिला ले लेंगे तो उसके बाद ही आपको JRF मिलना शुरू होगी। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि JRF जो होती है वो 2 साल के लिए ही कह सकते हैं कि मान्य है। अगर आपने 2022 में अगर आपने मान लीजिए कि JRF कर ली, तो 2022 से लगा करके 23 और 24 यानी कि इस डेट से लगा करके 24 तक आपके लिए मान्य होगी। इसके दौरान इसी दरमियान आपको किसी न किसी PhD के लिए किसी विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय में आपको दाखिला लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगी, यानी कि आपकी JRF लैप्स हो जाएगी, आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा और फिर आपको वापस कह सकते हैं कि JRF करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो सहायक प्रोफेसर्स हैं, जो भी आपको पता ही है कि कॉलेज लेक्चरर की जो भर्ती होती है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी नेट चाहिए। वैसे अमूमन जिसने BA के बाद MA में एडमिशन ले लिया है तो वो जानकारी जुटा लेता है कि असल में नेट क्या है, कैसे कॉलेज लेक्चरर बनते हैं। तो ये भी एक ज़रूरी है। पहले MPhil होती थी, अब उसको हटा दिया गया है, तो नेट को मान्यता दी गई है कि नेट या फिर PhD दोनों में से अगर कोई एक आपके पास है तो आप कॉलेज लेक्चरर के लिए एलिजिबल यानी योग्यता आप रखते हैं, कॉलेज लेक्चरर का फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से स्कूल में अगर आपको 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड टीचर बनने के लिए BEd चाहिए, उसी प्रकार से कॉलेज लेक्चरर का टीचर बनने के लिए आपके पास नेट होना अनिवार्य है।
इसमें अगर हम आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 31 ईयर, यानी कि अगर आप 31 साल के हैं तो और जनरल में हैं तो ये आपकी का क्राइटेरिया हो गया। आयु सीमा में अगर लग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 31 साल तक आप JRF दे सकते हैं। और अगर आप ST SC OBC से हैं तो 5 वर्ष की छूट आपको यहाँ मिल जाती है। महिलाओं को भी 5 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाती है। इस प्रकार से अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 31 वर्ष है, और अगर आप किसी और कैटेगरी यानी कि ST SC OBC से हैं या फिर महिला हैं तो 5 वर्ष की छूट आपको यहाँ मिल जाती है। इसके अलावा एक और ख़ास सूचना कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, यानी कि आप केंद्र सरकार के या फिर राज्य सरकार में कहीं जॉब कर रहे हैं पहले से, तो आपको JRF का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि आप ऑलरेडी पैसे उठा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए ये जो सुविधा है असल में उन विद्यार्थियों के लिए है, JRF या फिर SRF, जिनके पास आर्थिक तनाव के कारण आगे पढ़ाई के ऑप्शन नहीं होते, इतना अच्छा मुकाम हासिल करने के बाद भी जिनको दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, इसलिए सरकार उनकी मदद करती है, और ताकि अच्छी से अच्छी किताबें खरीद सके, पुस्तकें खरीद सके और शोध कर सके। इसके साथ ही अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें और इस पर बात विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।